नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये है आधुनिक भारत से, और इसमें जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। मतलब भारत के जो संविधान की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से शुरू होता है। यूँ तो बहुत सारे लोग आए बीच में, इसके बाद गवर्नर जनरल भी आएंगे, पर एक बेसिक जहाँ से हम शुरू हुए वो बताता हूँ कहाँ से शुरू होते हैं। तो हुआ ये कि एक समय ऐसा आया कि जो कंपनी का शासन यहाँ पे चल रहा था और जितने भी यहाँ के कंपनी के अधिकारी होते थे, जब वो यहाँ से रिटायर होकर वापस इंग्लैंड जाते थे तो स्थिति ये थी कि वो लोग बहुत रईस होकर जाते थे। इतनी तनख्वाह उनकी नहीं होती थी जितना वो पैसा कमा के जाते थे। उसके बावजूद भी अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाए तो कंपनी के बैलेंस शीट में घाटा दिखाया हुआ था। और उन्होंने क्या काम किया था कि ब्रिटेन से ना पैसा मांगा था कि आप हमें 1 लाख करोड़ करीब कुछ ऐसा लोन मांगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, कंपनी का जो अधिकारी आता है उसके पास पैसे की कमी नहीं है और कंपनी की बैलेंस शीट घाटा दिखा रही है, और उसके बावजूद आप इतने दिन से यहाँ पे शासन, मतलब इतने दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, तो ये चल कैसे रहा है, मतलब इसका कारण क्या है। तो जब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया तो पता लगा कि वो लोग ना भ्रष्टाचार चल रहा था कंपनी में, जिस कारण से जो अधिकारीगण होते थे कंपनी के वो अपनी जेब गर्म कर रहे थे, अपना पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लूट कर रहे थे और अपने ले जाते थे साथ। जब भी रिटायर होकर जाते थे तो जो भी अधिकारी होता था उसके पास ना बहुत अधिक पैसा होता था। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये तब तक चलता रहा जब तक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नहीं हो गया, है ना। उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। तो 1857 तक चलता रहा। उसके बाद फिर हुआ ये कि लगातार इसी स्थिति को बदलते बदलते वक्त तो लगा, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो गई। तो सबसे पहली शुरुआत हो गई, सबसे पहला एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का क्या संबंध है इससे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध ये है कि इस वक्त समझिए रेगुलेट का क्या मतलब है। रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि वो जो कंपनी थी उसे चलाने के लिए एक एक्ट बना दिया कि पहले तो उसका जो नियंत्रण था वो सारा का सारा ब्रिटिश अधिकार में चला गया, कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण हो गया। साफ साफ बात कि भैया जो हम करेंगे अब आप वो करोगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे। उसके बाद गवर्नर जो था, जो उस समय बंगाल का, दरअसल उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है ना। बंगाल थी, बम्बई और उधर मद्रास थी, है ना। तो इन 3 प्रेसिडेंसियों में था ऐसा कि गवर्नर होता था अपनी अपनी जगह का। तो उस गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना गया, मतलब वहां से गवर्नर जनरल चुने जाने लगे। गवर्नर का पद समाप्त हो गया और जो गवर्नर जनरल होगा वो तीनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर चुना जाएगा, ठीक है ना। पहले कहा गया उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल उसको कहा गया सबसे पहला। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हास्टिंग्स। दूसरी क्या बात थी कि यहाँ पे ना एक गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई और परिषद में 4 सदस्य और 1 गवर्नर जनरल। कहने का मतलब अब आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए कि यहां से पहली नींव रखी जाती है भारत के संविधान की या भारत में उस व्यवस्था की जिससे आप ये साबित, जैसे आज हमारे संसद में होता बहुमत साबित होने पे ही कोई अध्यादेश पारित होता है। तो ऐसा था कि 4 सदस्य परिषद में और 1 गवर्नर जनरल। तो होता यह था कि अगर 2-2 सदस्य वोटिंग में आ जाएं, दो एक तरफ एक अध्यादेश पे एक पे 2, तो अब जो निर्णायक मत है वो गवर्नर जनरल का है। जिसकी तरफ अपना निर्णायक मत दे देगा वो बात मान ली जाएगी और वो अध्यादेश पारित हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी तरफ 3 सदस्य हैं और गवर्नर, दूसरी तरफ 1 सदस्य, गवर्नर जनरल उस 1 सदस्य को वोट देता है, तब ये पारित नहीं होता। मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल की शक्ति कम थी उसके मुकाबले, जैसा कि इसके बाद में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया। इसी साल में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ और मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सही है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि इसमें प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, और इसके साथ साथ 3 अदर न्यायाधीश और थे अलग, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 एलिजा इम्पे, मतलब 4 न्यायाधीशों की ये बेंच बनाई गई। इनमें सर्वोच्च न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, कलकत्ता। अब इसमें एक बात और थी, क्या कि कंपनी के चलाने के लिए ना 2 कार्य और किए गए। क्या किए गए
कि एक तो बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या था, इसमें ना 24 सदस्य होते थे। और एक बनाया कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। प्रोपराइटर्स का मतलब वो लोग जो निवेशक थे। एक तो था ये कि जो लोग निवेश कर रहे थे उस कंपनी में, जो पैसा दे रहे थे, एक तो वो। दूसरा एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत आता था और इस कंपनी के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का लेखा जोखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रखते थे। ये कार्य था इनका, इसमें 24 सदस्य थे। सही है। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये तो रहा पहला रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरे ने क्या किया कि इसके बाद जो अगला एक्ट आया वो आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं? ये जो एक्ट था ये उस वक्त के मौजूदा जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर पिट्स, उन्होंने इसको दिया था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं 1784 में। अब क्या था इसमें कि संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। इसके अंतर्गत जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उससे अधिक संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया और एक और बोर्ड बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। उसके अंदर 6 सदस्य थे और वो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम कंपनी का देखने लगे। दूसरा क्या कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हो गई। कैसे वृद्धि हो गई? जो यहाँ पे 4 सदस्य थे, 4 + 1 गवर्नर जनरल, घटा करके 3 कर दिए गए। 3 + 1 गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे एक अधिकार और दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि वो मान लीजिए उसे केवल एक सदस्य चाहिए अपने पक्ष में मत देने के लिए। अगर कोई एक सदस्य भी अपना मत दे रहा है और गवर्नर जनरल को उस सिंगल सदस्य, मान लीजिए 3 सदस्य हैं, मतलब 2 एक तरफ हैं और एक तरफ है, अब ये गवर्नर जनरल का है। अब गवर्नर जनरल जिसको भी अपना मत दे देगा वो पारित हो जाएगा। ये उसे पावर मिल गई कि गवर्नर जनरल का मत ज्यादा स्थायी होगा। ये एक शक्ति उसके अंतर्गत बढ़ा दी गई। दूसरा क्या है कि गवर्नर जनरल को बस एक सदस्य का समर्थन चाहिए था। अगर एक सदस्य का समर्थन मिल जाए तो वो अपना अध्यादेश पारित करा सकता था, कोई भी बिल ऐसा पास करा सकता था जो उसे कराना चाहिए। नियंत्रक, ये निर्णायक मत उसे 1773 में दिया गया था वैसे, और इसकी ताकत बढ़ा दी गई यहाँ के 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 1786 का संशोधन एक्ट। दरअसल ये जो हमने बनाया था एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें कुछ गड़बड़ियां रह गई, कुछ कमियां रह गई। जब उनको इसमें कमियां लगी तो इन्होंने इसमें एक संशोधन किया। तो 2 साल के बाद एक और एक्ट लाए जिसको बोला गया 1786 का संशोधन एक्ट, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट का संशोधन एक्ट। इसमें क्या किया इन्होंने किया, ये था कॉर्नवालिस के संबंध में। उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे वो थे कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया क्या कि जो कॉर्नवालिस मतलब जो भी गवर्नर जनरल होगा वो सभी का अध्यक्ष तो होगा ही होगा, जितने विभाग वहां पे हैं। अब वो ब्रिटिश सेना का सेनापति भी होगा, मतलब सेना का भी सर्वोच्च अध्यक्ष गवर्नर जनरल ही होगा। अब जो आदेश वो देगा वही आदेश सेना को मानना पड़ेगा। ये हुआ यहाँ पे। उसके बाद क्या था कि परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। दरअसल अगर ये परिषद जो यहाँ पे थी, जो इन्होंने संसदीय ये जो परिषद बनाई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी गवर्नर जनरल परिषद जो थी, इसमें 4 और 1 सदस्य थे पहले, और यहाँ पे 3 और 1 सदस्य रह गए थे परिषद में। तो अब अगर वो चाहे और परिषद सारे के सारे निर्णय अपनी मर्जी से पास भी कर दे तो गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह उस निर्णय को रद्द कर सकता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपनी वीटोज का इस्तेमाल करके हमारी संसद द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को रद्द कर सकता है, रख सकता है, रोक सकता है, अपनी वीटो शक्ति का पावर करके उसे मतलब से रोक सकता है ओवरऑल। ठीक है। अब उसके बाद हुआ है कि नेक्स्ट आया 1793 का चार्टर एक्ट। अब से पहले तक तो एक्ट आ रहे थे, इसके बाद सारे चार्टर आने शुरू हुए। कब से? 1793 से। अब ये जो जितने भी चार्टर आएंगे ना, हर 20-20 साल के बाद आएंगे। सही है, समझते रहिएगा। क्योंकि होता यह था कि जिस समय पे कंपनी को अधिकार मिला था भारत देश में व्यापार करने का, तो 15 साल के लिए मिला था मात्र, पहली बार। अब उसके बाद हुआ ये कि जब ये यहाँ तक चलते आए 1813 तक, सॉरी 1793 तक आए, तो उस वक्त से इन्हें 20 साल के लिए हर बार एक पत्र दे दिया जाता, इनका जो लाइसेंस था वो रिन्यू कर दिया जाता कि अब आप अगले 20 साल तक फिर से यहाँ पे कार्य कर सकते हो। तो ये हो रहा था इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1793 का चार्टर एक्ट। और कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार भी दे दिया गया। कहने का मतलब ये था कि अभी जो था इसे सारे अधिकार तो मिल गए थे, लेकिन अब ये उन तीनों प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी और तीसरी थी बंगाल, इन जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा
इन तीनों प्रेसिडेंसियों का मतलब पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि उनके ऊपर सुपरविजन कर सकेगा, उनका वर्क जाके क्रॉस चेक कर सकता है, आपने क्या किया है दिखाइए मुझे, समझा। तो ये कार्य था इसका। दूसरा क्या है कि 1800 फिर आया इसके बाद 1813 का। सीधी बात यह है कि 1993 के बाद 20 साल 1813 विशेष है। दो से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, एक तो 1813 से और एक 1833 से, है ना। ये दो चार्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन मुख्य पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्या कि एक तो फिर से वही 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कार्यकाल, उनका जो लाइसेंस था रिन्यू कर दिया। दूसरा, इनका जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब इसकी बात सुनिए, क्या कारण था एकाधिकार समाप्त करने का। दरअसल उस वक्त ना औद्योगिक क्रांति हो रही थी, बहुत उच्च स्तर पे चल रही थी औद्योगिक क्रांति यूरोप की, और फ्रांस से युद्ध चल रहा था, फ्रांस से लड़ाई हो गई थी। तो फ्रांस के अंदर जितने भी निवेशक थे वो सभी के सभी फ्रांस छोड़ करके ब्रिटेन आ गए थे, और ये अधिकार पत्र जारी कर दिया था फ्रांस ने कि अगर ब्रिटेन का एक भी निवेशक यहाँ पे मिला तो उसे मतलब कोई ना कोई उसे दंड दिया जाएगा या उसे बंदी बना लिया जाएगा, और जहां जहां तक फ्रांस का अधिकार क्षेत्र है उस किसी भी क्षेत्र में ब्रिटेन निवेश नहीं करे। फ्रांस का ब्रिटेन से लड़ाई हो गई थी, तो इस कारण से जो कंपनी का एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का, क्योंकि भारत के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी इंग्लैंड से, और कोई कंपनी और कोई निवेशक कार्य नहीं करेगा भारत में, ये अधिकार पत्र लेकर के आए थे वो महारानी से, समझ आया। तो अब इस वर्ष में क्या हुआ है, जो इन्होंने एक्ट बनाया, बोलते हैं 1873 का जो चार्टर आया, इसमें इन्होंने क्या काम किया कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। कहने का मतलब इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी अब भारत में आकर के व्यापार कर सकता है। इस पे इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, सर ये है गलत है, ये है वो। तो उन्होंने क्या काम किया, एक चीज उनके हिस्से में छोड़ दी, फिर के चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, आप इनसे कार्य कर रहे हैं। तो एक तो चीन के साथ व्यापार और एक चाय पे व्यापार, इनका एकाधिकार उनके पास रिजर्व छोड़ दिया, उन्हीं के पास छोड़ दिया कि चाय और चीन के साथ व्यापार करने के अधिकार को छोड़ करके भारत के साथ करने वाले सभी व्यापारों पर अब आपका एकाधिकार समाप्त होता है, और इंग्लैंड से कोई भी व्यापारी आकर के यहाँ पे व्यापार कर सकता है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत दुनिया भर की मशीनें चल पड़ी थी और दुनिया भर का कपड़ा, सूती कपड़ा बिक रहा था पूरे दुनिया के बाजारों में। तो वो क्या करते थे, कच्चा माल भी हमसे खरीदते थे और उससे जो सामान बना के लाते थे उसको भी हम बेचते थे। कच्चा माल सस्ता खरीदते थे और सामान हमको महंगा बेचते थे। दूसरा, हमारे यहाँ की जो मशीनें थी उस कारण से हमारे यहाँ विऔद्योगिकरण हो गया, मतलब हमारे उद्योग धंधे खत्म हो गए, उनके उद्योग धंधे चलने लगे, उनकी बड़ी मशीनें थी और छोटा काश्तकार तो मर गया। तो इस कारण से यहाँ की स्थिति दयनीय हो गई थी इन लोगों के कारण। जब उन्होंने देखा कि कंपनी अत्याचार कर रही है भारत देश के ऊपर, तो उन्होंने इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये इतने सारे एक्ट बनाना शुरू किया। तो इसके बाद इन्होंने एक काम और किया, क्या कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय, मतलब इन्होंने एक वो निकाला यहाँ पे नियम के, शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम व्यय करेंगे। उसके बाद क्या किया कि ईसाई मिशनरी भारत आए, मतलब इसी साल ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरी भारत आए। फिर आया अगला 20 साल के बाद अगला 1833 का चार्टर है, क्या कि 20 वर्ष बढ़ा दिया शासन, और अब इसके अंतर्गत 1833 में चीन व चाय का जो व्यापार का एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया। अब जब तक यहाँ पे एकाधिकार बच रहा था चाय और चीन के बीच में, तो वो तो था ही था, अब 1833 में उसे भी समाप्त कर दिया गया कि अब किसी चीज पे कोई एकाधिकार नहीं है। उसके बाद क्या कि जाति वर्ग के आधार पर सरकार में चयन के भेदभाव समाप्त कर दिया। दरअसल होता यह था कि फूट डालो राज करो, आपको समझ में आ रहा है, ये नीति इन्होंने अंग्रेजों ने चलाई थी, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कैसे कैसे चलाई थी। तो ऐसे चलाई थी, क्या काम करते थे ना, सबको इन्होंने निर्वाचन जो जाति के आधार पर दे दिया। सिखों को निर्वाचन सिखों के आधार पर, ईसाइयों को ईसाइयों के आधार पर, इंडियन जो भारतीय ईसाई थे उन्हें भारतीय ईसाइयों के आधार पर, एंग्लो इंडियंस को उसके हिसाब से, मतलब इन्होंने क्या काम किया, फूट डाल दी जगह जगह पे कि आपका नेता आप खुद चुनिए, आपके हिसाब से अपनी जाति का चुनिए। लेकिन ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। तो 1833 के चार्टर के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि जाति वर्ग के आधार पर जो सरकार में नौकरी मिलती थी अधिकारी के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या कि बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। सही है। अगला कि एक चीज और मिली इनको ना, प्रथम विधि सदस्य मिला।
प्रथम विधि सदस्य जोड़ा गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, जिन्हें बोला जाता है मिस्टर लॉर्ड मैकॉले। जो लॉर्ड मैकॉले थे वो प्रथम विधि सदस्य थे। अब लॉर्ड क्यों कहा जाता है इन्हें, लॉर्ड का क्या सीन है यहाँ पे, चलो बताता हूँ। इंग्लैंड के संसद में ना दो हैं सदन, एक तो लॉर्ड ऑफ कॉमन्स, सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं उन्हें ही लॉर्ड कहा गया था। तो जितने भी लॉर्ड यहाँ पे आए थे, लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो, यानी जितने भी नाम के आगे लॉर्ड लगता था ना, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ का जो संसद है उसके सदस्य थे और यहाँ पे आके वो अधिकारी थे कंपनी के सर्वोच्च। समझ आया? लेकिन क्या था, इस मैकाले को ना सारी मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार था, सब कुछ सुनने का अधिकार था, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये वोट निर्णायक मत नहीं दे सकता था किसी भी पक्ष में। अगला, तो 1833 के एक्ट के तहत जो 1843 में एलन बोर ने इसकी दास्ता समाप्त कर दी। किसमें? एक्ट था 1833, लेकिन कब? 1843 में। किसने समाप्त की दास्ता? लॉर्ड एलन बोरो ने, है ना। लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड इसलिए आता है नाम के आगे क्योंकि ये, मैंने भी आपको बताया कि जो वहां की संसद है, जो उसका उच्च सदन है जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो उसका सदस्य था। समझा? तो लॉर्ड एलन बोरो ने दास्ता, सवाल आता है कि दास्ता समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड एलन बोरो को चार्टर एक्ट कौन सा था? 1833 का, और कौन से सन में? तो 1843 में, 4333 याद रखिएगा, मुद्दा थोड़ा कॉमन सा याद रहेगा। अब उसके बाद फिर से 1833 के बाद 20 साल के बाद अगला चार्टर आना चाहिए, तो 1853 में अगला चार्टर आया, क्योंकि हर बार 20 साल जोड़ दीजिए, सीधी बात है। अब इसमें क्या काम किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनकी संख्या पहले 24 थी, यहाँ पे ये पहला कहाँ गया, हाँ ये रहा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी संख्या 24 थी वो घटा करके 18 कर दी गई अब। ठीक है। दूसरा क्या कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत होगी भारत में अधिकारी नियुक्ति के लिए। जितने भी लोग यहाँ पे अधिकारी बनेंगे सरकारी, उनको प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी। प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड से होती थी, जो उसे पास कर लेता था वो अधिकारी होता था। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत शुरू की गई। दूसरा, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिल गया। जो लॉर्ड मैकाले आए थे, अब इन्हें पूर्ण दर्जा मिल गया। अब इन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार था, हर मीटिंग में बैठ के अपनी बात रख सकते थे और इनका मत इस वक्त कार्य कर सकता था। जिधर वो चाहे अपना मत दे सकते थे, वो वैल्यूएबल था। लेकिन उससे पहले ये मत वैल्यूएबल नहीं था। तो इसकी ये पहली वीडियो थी। इसके बाद अभी एक वीडियो और बनाएंगे हम, क्योंकि ये भारत का संवैधानिक विकास में 2 वीडियो कम से कम बनेंगी, तब जाके आप इसे पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी ये बड़े थोड़े से मतलब बहुत हार्ड टाइप, मतलब याद नहीं रहते हैं, मतलब जितने भी एक्ट हैं तो याद रहें, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से मैनेज किया है कि आप लोगों को याद रह सकें। तो इतना ही कुछ था। दूसरा मैं एक बात और बता दूं, ये मेरे को याद आ रही है कि 1786 का जो ये संशोधन था ना, ये जो कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था, इसने एक शर्त और रखी थी कि पहले बात तो ये जो बना था ना सेनापति, ये शर्त इसकी खुद की थी कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो पहले तो जितना भी शासन है उसका सबसे सर्वोच्च अधिकारी मैं हूंगा, सेना का सर्वोच्च अधिकारी मैं हूंगा। दूसरी बात, वहां पे रहने वाले जितने भी कार्यकारी हैं, जितने भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, या समझ लीजिए आप कंपनी के अधिकारी हैं, उन सभी को तनख्वाह जो दी जाएगी भारत से प्राप्त होने वाले राजस्व द्वारा दी जाएगी। ये भी इसी के अंतर्गत हुआ था जो 1786 का संशोधन एक्ट था। समझ में आ रहा है नहीं? तो 1786 के संशोधन एक्ट में कॉर्नवालिस ने ये शर्त भी रखी थी कि जो भारत से राजस्व उठाते हैं उसी राजस्व के द्वारा हम तनख्वाह देंगे उन सभी लोगों को जो भारत में हमारे लिए कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं। समझ आई बात? दूसरी बात, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात और कही गई थी कि कंपनी का कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं लेगा, किसी भी प्रकार का गिफ्ट किसी से लेगा, किसी भी प्रकार का ऐसा साधन जो रिश्वत के अंतर्गत आता हो वो कोई भी अधिकारी कंपनी का नहीं लेगा। ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत शर्त रखी गई थी, क्योंकि यहाँ से जाने वाले सभी लोग बहुत रईस होकर जाते थे और कंपनी घाटे में चल रही थी। समझा? तो कुछ बातें थी जो बीच में मतलब ऐसी निकल गई थी। तो ये ना थोड़े मैसिव है, मतलब कठोर लगते हैं लोगों को याद करने में, इतना कठोर नहीं है। थोड़ा सा याद करेंगे दोबारा, एक बार और वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक था और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी भारत का संवैधानिक विकास के ऊपर, सेकंड वीडियो। इसके बाद की जो एक्ट जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नमस्कार।